हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 अक्टूबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चले उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ 2 नवंबर से हमारे सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एट जस्ट 1299। और बैच की स्ट्रेंथ इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट और ऐप पे सब जगह मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो ये नंबर अगेन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस बैच पर आप 49 रुपीज़ दे के अपना ट्रायल बुक करा सकते हैं। ठीक है। तो ट्रायल क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा, जो हमारे बेसिक्स की लगभग 7-8 क्लासेस होती हैं वो, और उसके साथ साथ एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक क्वांट की, तो उसकी 4-5 क्लासेस, मतलब टोटल मिला के लगभग आपको 11-12 क्लासेस के आसपास इसमें मिलेंगी 49 रुपीज़ में। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो QR कोड या UPI ID दी हुई है इसका यूज़ करके आप 49 रुपीज़ पे करेंगे और फिर पेमेंट प्रूफ के साथ हमारी जो टेलीग्राम में ID है या फिर व्हाट्सएप पर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और 2 तारीख से जैसे ही ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप भी इन क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं फॉर द फर्स्ट अराउंड 11-12 क्लासेस। और उसके बाद अगर आपको ये ट्रायल क्लासेस पसंद आती हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके ये जो पूरा का पूरा बैच चलेगा उस पर एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आसियान की समिट हो रही है एट कुआलालंपुर मलेशिया में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी फिजिकली तो नहीं गए हैं लेकिन वर्चुअली उस समिट को उन्होंने यहाँ पर जो है वो संबोधित किया है। और यहाँ पर ये कहा है कि अनसर्टेनिटीज़ या अनिश्चितताओं के दौर में भी हमारे जो संबंध है, मतलब इंडिया और आसियान के जो संबंध है, ये स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के फाउंडेशन है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज आ आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2026 यानी कि 2026 को डिक्लेयर किया गया है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है। आपके स्टेट PCS में, NDA में, CDS में, CAPF में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2026 को डिक्लेयर किया गया है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। एक आपको पता होगा कि आसियान जो है वो 10 देशों का समूह था अभी तक। ठीक है, लेकिन इसमें एक 11th कंट्री को भी शामिल किया गया है, उसके बारे में आगे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जिसको आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे और वो ये है। ठीक है, देखिए, आसियान इज इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट आसियान इज इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, मतलब इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आसियान का नंबर कौन सा है, फोर्थ, चौथा। ठीक है, और इंडिया जो है वो ग्रुपिंग्स का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ध्यान रखिएगा कि आसियान के जितने भी ग्रुप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 6वीं, 6th। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो 25th कमोमोरेटिव आसियान इंडिया समिट थी, है ना, मतलब इंडिया और आसियान के संबंधों के जब 25 साल पूरे हुए थे 2018 में, तो उस समय सभी 10 आसियान देशों के जो लीडर्स थे उनको उस साल की, मतलब 2018 की जो हमारे देश में रिपब्लिक डे की परेड हुई थी 26 जनवरी को, उसमें सभी 10 आसियान देशों के लीडर्स को मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग योर इंडिया एंड आसियान। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें और दी गई हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार की जो आसियान समिट हुई है इसका जो वो है क्या बोलते हैं, थीम। ठीक है, उस थीम को यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं आपको पहले वो थीम बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है
इस साल की जो आसियान समिट की थीम है, द थीम ऑफ दिस ईयर्स आसियान समिट इज इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो इस साल के आसियान समिट की थीम है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा गया है, मैंने थीम तो आपको बताई थी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं। ठीक है, अनाउंस यहाँ पर किया गया है, एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट द आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आसियान इंडिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2026 से 2030 के बीच में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके कुछ और पॉइंट्स हैं कि आसियान इंडिया जॉइंट लीडर स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म टू स्ट्रेंथन टूरिज्म कोऑपरेशन, इसके अडॉप्शन की बात की गई है। ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ द ईयर 2026 एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आसियान इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एंड सेकंड आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज फॉर अ सिक्योरिटी मैरीटाइम एनवायरनमेंट, इसको यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आसियान देशों में किसी तरीके का कोई संकट आता है, कोई क्राइसिस आती है, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ठीक है, जो HADR की यहाँ पर बात की गई है, दैट इज़ ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उसमें इंडिया जो है वो अपना रोल प्ले करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 400 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर सपोर्टिव आसियान पावर ग्रिड इनिशिएटिव। इसके बाद क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स टू तिमोर लेस्ते, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि तिमोर लेस्ते जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। हालांकि तिमोर लेस्ते या जिसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है, दिस इज़ द 11th कंट्री जो कि आसियान में शामिल हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को तिमोर लेस्ते में भी एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि द प्रपोज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, ताकि रीजनल एक्सपर्टीज को डेवलप किया जा सके। इसके बाद एजुकेशन, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, इन सब में ऑनगोइंग कोऑपरेशन को सपोर्ट करने की बात है। ठीक है, और किन चीज़ों में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल होल्ड किया जाएगा एट लोथल, ठीक है, गुजरात के लोथल में, और एक कॉन्फ्रेंस होगी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई हैं, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, और वो ज़रूर याद रखिएगा कि 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन ईयर, एज एन आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, और 11th कंट्री जो है जो इस ग्रुपिंग में यानी कि आसियान में शामिल हुई है, दैट इज़ तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, तो वहाँ पर भी इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, ये मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करूँगा, एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, बीच में यहाँ पर कोई खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, एक न्यूज़ और है जो मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज़ ऑन पेज नंबर, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि इधर आंध्रा और उड़ीसा के रीजन में एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसका नाम ज़रूर याद रखेंगे, दैट इज़ साइक्लोन मोंथा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, साइक्लोन मोंथा, और ये बेसिकली आपको इसका यहाँ पर ये पाथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपका आंध्र प्रदेश का काकीनाडा है, ये वहाँ पर जो है वो हिट कर सकता है, इसका लैंडफॉल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और इससे जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, जो उड़ीसा का रीजन है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा असर इसका देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऐसे साइक्लोन्स जिन्होंने आंध्र प्रदेश को इफ़ेक्ट किया है, और सारे के सारे आप देखिएगा कि अक्टूबर के महीने में ही रहे हैं, 2018, 2016, 14 और 6 में, तो इनके नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ तितली, है ना, क्यांत, एक था हुदहुद और एक था ओगनी। ठीक है, 2006, 2014, 2016 और 2018। ठीक है, तो अभी का नाम वाले का नाम याद रखिएगा, दैट इज साइक्लोन मोंथा, है ना। चलो, आर्टिकल शेयर करूंगा मैं सारे, उनको एक बार पढ़िएगा, बट उसमें से मेन चीज़ें इतनी होती हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग, मैं फिर से आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूँगा, दैट इज़ मेक दी फार्म आत्मनिर्भर। ठीक है, ये अशोक गुलाटी जी का जो है वो आर्टिकल है, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि इंडिया को थोड़ा सा पल्सेस और ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंट बनने की ज़रूरत है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, एक तो वो बेहतर होगी, साथ ही साथ हमारे कंट्री में जो सॉइल की स्थिति है, कुछ राज्यों में खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो सॉइल की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो वो भी बेहतर होगी, क्योंकि
जो आपका पल्सेस वगैरह हैं वो उसमें आपको पता है कि नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होता है, तो उससे सॉइल की स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, ग्राउंड वाटर भी कंजर्व होगा और एयर जो है वो भी पोल्यूशन से बचेगी। तो इस आर्टिकल को एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इट्स अ वेरी इजी आर्टिकल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और अभी वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को, और इस बार की जो थीम थी वो भी यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे, और इस बार की जो थीम थी दैट इज़ हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, ये जो बेसिकली FAO है दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 80th एनिवर्सरी 80th एनिवर्सरी थी, तो अब ये मनाया गया वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर के दिन। और इस बार की थीम याद रखिएगा, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, बाकी आर्टिकल को एक बार आप लोग ज़रूर गो थ्रू करिएगा, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज पर ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। इकोनॉमी वाले पेज पर एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा सा इंडिया की जो कॉफ़ी है उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं उनकी वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं ग्लोबल लेवल पर, और साथ ही साथ जो कल्टीवेटर्स हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री उनको भी मदद कर रही है। ठीक है, कुछ जगहों का नाम का जिक्र किया गया है, दैट इज़ कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कूर्ग और हासन का जिक्र किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ जगहों का जिक्र किया गया है, पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी, अन्नामलाई, है ना। इसके बाद जो बिलीगिरी रीजन है कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पे, उसका जिक्र किया गया है, और कुछ एरियाज ऑफ केरला लाइक वायनाड, त्रावणकोर, मालाबार, इनका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडियन कॉफ़ी की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, रिमार्केबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है, एक और जगह का जिक्र किया गया है, उड़ीसा की जगह है दैट इज़ कोरापुट। ये कहा गया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं कोरापुट में जो कॉफ़ी को कल्टीवेट कर रहे हैं अपने शेयर पैशन से। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और ये दे लाइक्ड कॉफ़ी सो मच दैट दे एंटर्ड दिस फील्ड एंड वर नाउ सक्सेसफुली वर्किंग ऑन इट। मतलब यहाँ के ऐसे लोग थे जो पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। ठीक है, उन लोगों को कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो अब कॉफ़ी के प्लांटेशन के ही फील्ड में आ गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ कॉफ़ी की वजह से काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट भी मिली है और प्रॉस्पेरिटी भी उनको मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोरापुट में भी कॉफ़ी का प्लांटेशन हो रहा है, तो सिर्फ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक यहीं पर नहीं है, बल्कि उड़ीसा के कोरापुट में भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि कोरापुट कॉफ़ी हैज़ हेल्प्ड रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। जो वहाँ की फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो रही थी वो रिस्टोर हुई है, साथ ही साथ सॉइल इरोजन रिड्यूस हुआ है, और ट्राइबल फार्मर्स को जो है वो स्टडी कैश इनकम मिल रही है। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो पहले करते थे, मतलब सिर्फ अपने लिए उगाते थे, लेकिन अब उनको क्योंकि कैश क्रॉप है तो उसको बेच के पैसा भी वो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया है कि कॉफ़ी बोर्ड का सपोर्ट इनको मिल रहा है और इमर्जिंग मार्केट के लिंकेजेस मिल रहे हैं। तो कोरापुट कॉफ़ी इज़ नाउ बीइंग पोजीशनड एज अ स्पेशलिटी ट्राइबल कॉफ़ी कंपेरेबल टू अराकू। ठीक है, ये अराकू वैली बेसिकली एक रीजन है आंध्र प्रदेश में विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी, फॉर विथ फार्मर्स रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इनकम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वहाँ के जो किसान हैं उनकी जो इनकम्स वगैरह है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें काफ़ी बेटर अब हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं। इंडिया की कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो लगभग 5 लाख हेक्टेयर में इंडिया में कॉफ़ी उगती है, और 3.63 लाख मीट्रिक टन कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कॉफ़ी एक ऐसी कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, हमारे देश का 70% जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है 120 से ज़्यादा देशों में। और अगर हम लास्ट ईयर यानी कि 2025 24-25 की बात करें तो लगभग 1.8 बिलियन डॉलर जो है कॉफ़ी के एक्सपोर्ट से आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में दिया गया है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ नहीं दी गई है लेकिन आप लोगों को ज़रूर ढूंढ के पढ़नी है, अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, वो ये है कि कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए सॉरी किस तरीके की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कंडीशंस हैं वेदर वगैरह की कैसी कंडीशंस है, रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि फॉरेन वर्सिटीज़ यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंडिया में आ रही हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जब अभी कुछ समय पहले यूके के प्रधानमंत्री दैट इज़ कीर स्टारमर अपनी पहली भारत यात्रा पे आए थे, तो उनके साथ जो दल आया था, जो डेलीगेशन आया था, उसमें 14 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो शामिल थे। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यूके की जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, वो भारत में अपना कैंपसेस खोलने वाली हैं। ठीक है, और कीर स्टारमर ने इस बात पर भी इशारा किया था कि भारत में बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो आइडिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस ओपन करने की बात जो है, ये आइडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया, यानी कि विश्व की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो भारत में ऑपरेट कर सकें। मतलब भारत में ऑपरेट कैसे करेंगी, यहाँ पर अपना कैंपस ओपन करके। और इसी के तहत 2023 में जो यूजीसी है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसने रेगुलेशंस जो है वो जारी किए थे। इससे पहले ये था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो परमिशन थी सिर्फ गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस ओपन करने की। ठीक है, 3 वहाँ पर ऑलरेडी हैं और 17 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भारत में कैंपस सेटअप करने की परमिशन दी जा चुकी है। दैट विल बी इन मुंबई में होंगे, एनसीआर के रीजन में होंगे, चेन्नई में और बेंगलुरु में। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस इंडिया में होंगे, तो यूजीसी रेगुलेशंस के अंतर्गत जो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का, वो रखा गया है रैंकिंग का, कि उनकी ग्लोबल रैंकिंग्स 500 में होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर वो लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2026 में अगर हम बात करें तो 17 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जिनमें से सबसे बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंक है 51, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल, ये मुंबई में 2026 तक अपना कैंपस जो है वो सेटअप करने वाली है। और जो सबसे कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ 558 उसकी रैंकिंग है, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अपना कैंपस खोलेगी गिफ्ट सिटी में। जो गुड़गांव कैंपस है ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, रैंक है 87, इसने अपना फंक्शनिंग इस साल शुरू कर दी है। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के ओवरसीज़ ब्रांच कैंपसेस जो है वो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके कई सारे जो वेंचर्स हैं या जो आप कह सकते हैं ओवरसीज़ ब्रांचेज या कैंपस वगैरह हैं, वो मलेशिया, चाइना, कतर, ग्रीस वगैरह में है। ठीक है, यूके यूनिवर्सिटीज़ के अलावा 6 विद इंडिया प्लान्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के भी हैं जिनका प्लान है कि इंडिया में वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन रिसर्च टीम का डेटा है 2023 का, उसमें ये बताया गया है कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सबसे ज़्यादा हैं जिनकी ओवरसीज़ ब्रांचेस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब 84 ऐसी यूएस यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज जो है वो ओवरसीज़ हैं, मतलब अब यूएस के बाहर हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना प्लान अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज़ इलिनॉस टेक इन मुंबई में। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटीज़ क्या ऑफर कर रही हैं, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो 3 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके के कोर्सेज वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब एडवांस कोर्सेज आप कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो बेसिक कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन के वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। यूजीसी रेगुलेशंस मैंडेट करता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस और करिकुलम मेंशन करे और असेसमेंट भी जैसा उनके मेन कैंपस में होता है। ठीक है, और वो फैकल्टी हायर कर सकते हैं इंडिया से भी और विदेशों से भी, चाहे तो वो फैकल्टीज़ हायर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ ब्रिंगिंग द यूनिवर्सिटीज़ टू इंडिया, कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आ रही हैं। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पर लिखा है कि जो यूजीसी रेगुलेशंस के अंतर्गत परमिशन दी गई हैं उसकी वजह से भी मोमेंटम इस साल बढ़ा है, लेकिन यूके में भी कुछ ऐसी कंडीशंस रही हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आना चाह रही हैं। ठीक है, देखो यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ समय से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वित्तीय संकट वहाँ पर चल रहा है। गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि 2025-26 से, मतलब यूके की बात हो रही है, कि वहाँ की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि 2025-26 से वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो बढ़ेगी। ठीक है, but its previous fees meant they relied on international students who pay higher fees to keep pace with inflation। ठीक है, लेकिन पहले वहाँ पर जो था वो, मतलब जैसे 2025-26 में कहा गया कि ट्यूशन फीस बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले वहाँ पर ट्यूशन फीस को बढ़ाने को लेकर फ्रीज कराया गया था कि मतलब फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस वजह से होता क्या था कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करती थी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा पैसा देते हैं, है ना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नंबर हाउएवर हैव फॉलन इन रीसेंट ईयर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो गिरा है। तो कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैव दस किक्ड इन, तो इसलिए वो कुछ ऐसी मतलब मेजर्स ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिससे थोड़ा सा पैसा उनका कम लगे, और कुछ कोर्सेज वगैरह जो है वो भी वहाँ पर बंद हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये
क्या सब मायने रखता है या इसका क्या मतलब है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यूजीसी रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था जब इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या जो विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है। हाउएवर विद कंट्रीज इंक्रीजिंगली इंट्रोड्यूसिंग मेजर्स टू रिड्यूस इमिग्रेशन द नंबर्स हैव सीन अ स्लम्प। लेकिन अभी देखा, जैसे हमने अमेरिका में भी देखा कि कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज को जो है वो स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो विदेश जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ाज जो इंडियन स्टूडेंट्स को जारी किए गए थे 2022 में, इनकी संख्या लगभग 1,40,000 के आसपास थी, पिछले दशक में सबसे ज़्यादा था ये नंबर। और 2024 में ये नंबर गिरकर लगभग 88,000 के आसपास आ जाता है। और यही वो साल है जब यूके ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स, कि ऐसे फॉरेन स्टूडेंट जो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके आ रहे हैं, तो उनकी संख्या पर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का ये कहना है कि उनके इंडियन कैंपसेस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको हो सकता है कि एक सेमेस्टर या एक साल उनका जो अब्रॉड में कैंपस है यूके वगैरह में, वहाँ पर उनको बिताने का समय दिया जाए। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि स्टडिंग एट द इंडियन कैंपस मे नॉट नेसेसरली पेव द वे फॉर स्टूडेंट्स टू लैंड अ जॉब अब्रॉड। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो यूएस में, मतलब जो इनकी वो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो इंडियन कैंपसेस हैं, अगर वहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अब्रॉड में जॉब मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिभा जैन है, सीईओ ऑफ एडू अब्रॉड कंसल्टिंग। इनका ये कहना है कि ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि स्टूडेंट कैन गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ओनली बाय स्पेंडिंग अ ईयर और टू इन देयर सॉइल। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट उनके वहाँ यूनिवर्सिटी में, मतलब जो उनके देश में ही इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर अगर वो पढ़ता है 1 या 2 साल, तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मतलब कि वो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वहाँ पर कुछ समय के लिए जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन कैंपसेस में पढ़ेंगे, उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो पेडागोजी है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उससे वो यूज टू हो जाएंगे, है ना। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी अब्रॉड जा सकते हैं, और हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो भी वेल रिस्पेक्टेड है, ऐसा इनका कहना है। और इस साल की शुरुआत में यूके की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो लेके आए थे अपने इमिग्रेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रेजुएट वीज़ा दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर काम करने के लिए 2 साल के लिए जो दिया जाता था, उसको 18 महीने का इन्होंने कर दिया है। और साथ ही साथ माइग्रेशन को कम करने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। 2024 में इस तरीके की पॉलिसीज़ कनाडा और यूएस ने जो है वो भी अनाउंस की है। ठीक है। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपस इस्टेब्लिश कर रही हैं, तो उसके क्या मतलब है, स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने हैं, है ना। चलो, इसके बाद हम लोग पहले ये जो तिमोर लेस्ते वाला आर्टिकल है इसी को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक आर्टिकल इसके बाद और देखना है, एशियाज़ यंगेस्ट नेशन जॉइंस आसियान। ठीक है। अब इसको एशिया का यंगेस्ट नेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको आज़ाद हुए सबसे अभी कम समय हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत कम समय हुआ है। देखिए यहाँ पर यह लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या एशियन नेशंस, दैट इज़ आसियान, इसने वेलकम किया है ईस्ट तिमोर को एज अ न्यूएस्ट मेंबर ऑन संडे। ठीक है। जो इसकी समिट चल रही है मलेशिया के कुआलालंपुर में, वहाँ पर इसको शामिल किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर। ठीक है। या इसका मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया, दैट इज़ तिमोर लेस्ते भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर। ठीक है। दिस इज़ द 11th कंट्री इन द आसियान ग्रुपिंग। ठीक है। अब आसियान की अगर हम बात करें तो 1967 में जो है वो आसियान इस्टेब्लिश हुआ है with countries such as the United States, China and India over the years, and US President Donald Trump attended the summit. ठीक है। आसियान जो है वो इन देशों के साथ, मतलब इसके संबंध रहे हैं, एंगेजमेंट रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस समिट को मतलब इस समिट में वो शामिल हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने वर्चुअली लीडर्स को समिट किया है, लीडर्स को एड्रेस किया है, और ईस्ट तिमोर को वेलकम भी किया है। ठीक है। अब ये ईस्ट तिमोर जो देश है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आप देखिए 1.4 मिलियन। ठीक है, लगभग 14 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है टू द नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आइलैंड जो है वो लगभग 4 शताब्दियों तक, ओवर 4 सेंचुरीज, ये पोर्तुगीज़ कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, पोर्तुगल का यहाँ पर राज था। 1975 में इसको आज़ादी मिली पोर्तुगल के राज से, लेकिन उसके 9 दिन के बाद ही इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। ठीक है। अब इंडोनेशिया का बेसिकली ये कहना था कि ये देश जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर
चाइना वगैरह इसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि ये इंडोनेशिया के साथ अगर हम मर्ज कर लें तो वो इनके लिए और वहाँ के लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने इसको इन्वेड किया इंडोनेशिया ने, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, कई सारे लोग जो हैं वो वहाँ की जो वायलेंस या घटना हुई उसमें मारे गए। और ये जो इंडोनेशिया का वहाँ का ऑक्यूपेशन था, मतलब इंडोनेशिया ने जो कब्जा कर रखा था, वो सिर्फ एक यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज रेफरेंडम हुआ 1999 में, उसके बाद ये ख़त्म हो सका। ठीक है, उसके बाद फिर एक और वायलेंस यहाँ पर होता है और इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनको 2002 में मिल पाती है। अभी के जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है दैट इज जॉस रैमोस हॉर्ता, इन्होंने जो है इस पीस प्रोसेस में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज दैट इज शांति का नोबल पुरस्कार भी मिला है 1996 में। ठीक है, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका 42% नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है, मतलब काफ़ी गरीब ये देश है। और 2/3 ऑफ इट्स सिटीजन जो है वो अंडर 30 ईयर ओल्ड है, मतलब डेमोग्राफी भी यहाँ की काफ़ी बेटर है। इसके जो मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, गैस और ऑयल इंडस्ट्री से। लेकिन इसके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो इसीलिए यह डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, और बाकी आसियान के बारे में तो आपको पता ही है, आसियान में ये 10 देश हुआ करते हैं। मतलब इससे पहले तिमोर लेस्ते के पहले ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इस पूरे के पूरे ग्रुपिंग की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, जब ये फुल मेंबरशिप मिली है तिमोर लेस्ते को, तो इसके साथ ही साथ ये मेजर रीजनल जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि 15 मेंबर का जो फ्री ट्रेड पैक्ट है दैट इज़ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसका भी हिस्सा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसकी जो लोकेशन वगैरह है उसको भी एक बार आप मैप में थोड़ा सा देख लें। ठीक है, पैसिफिक ओशन में जस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और आर्टिकल है जो हालांकि है तो खैर थोड़ा सा लंबा आर्टिकल, बट इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा चीज़ें जो है वो हमें समझनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंटिंग टारगेट्स ऑन कैंसर सेल्स। अब ये बेसिकली क्या है, देखिए गूगल ने गूगल का जो डीप माइंड है, इसने रिसेंटली अनाउंस किया है एक एआई मॉडल। ठीक है, एआई मॉडल का नाम याद रखेंगे, दैट इज C2S स्केल। ठीक है, इसने एक नोवल हाइपोथेसिस जनरेट की है अबाउट हाउ कैंसर सेल बिहेव। ठीक है, कि कैंसर सेल जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस चीज़ को लेकर एक नोवल हाइपोथेसिस इन्होंने दी है और वो इस एआई मॉडल दैट इज C2S स्केल के थ्रू जनरेट की गई है। ठीक है, बाद में ये हाइपोथेसिस जो है वो लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंफर्म भी होती है। इस रिसर्च को जो है वो येल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ किया गया है। द लैब बिलीव्स दिस मार्क्स अ माइलस्टोन फॉर एआई इन साइंस। ठीक है, ये साइंस के क्षेत्र में एआई का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ये आने वाले समय में जो कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने में भी एक नया दिशा ये चीज़ देगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में C2S स्केल है क्या और कैसे ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनकी लैंग्वेज को रीड करता है, एंड व्हाई डू यू कंसिडर इट अ ब्रेक थ्रू इन सिंगल सेल एनालिसिस, और सिंगल सेल एनालिसिस में ये किस तरीके से ब्रेक थ्रू है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें C2S स्केल की, ये है क्या, इट्स अ फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, जो LLMs होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसी की ये फैमिली है जिसको गूगल के गैमा 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, आप इसको एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल मानिए दैट वी हैव टॉट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बायोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन इनसाइड द सेल। कि मतलब ये एक इस तरीके का स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल है ना, जिसको ये सिखाया गया है कि वो जो सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है, और ये इन्होंने कैसे किया है, बाय टेकिंग द कॉम्प्लेक्स जीन एक्टिविटी इनसाइड अ सिंगल सेल। ठीक है, एक सिंगल सेल के अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स जीन एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको इन्होंने लिया, उसको कैसे मेजर किया, बाय अ टेक्निक कॉल्ड सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, और उसके बाद उसको एक सिंपल सेल सेंटेंस में, मतलब जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है
उसको इन्होंने एक सेल सेंटेंस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसलेट किया है, ठीक है, विच इज़ अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्टिव जीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली वो जो एक्टिव जीन्स हैं, है ना, सिंगल सेल्स के अंदर जो भी जीन्स होते हैं उनकी जो भी एक्टिविटी है उसके हिसाब से उन्होंने एक सेल सेंटेंस बनाया है। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये इन सेंटेंसेस को रीड करता है, ठीक है, और वो ये काम इन्होंने मतलब एक एक सेल करके मिलियंस ऑफ सेल्स में किया है, एंड लर्न्स द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस व्हाट अ सेल इज एंड व्हाट इट्स डूइंग। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि एक सेल क्या होता है, वो कैसे क्या कर रहा है, उसका क्या एक्टिविटी है, उन सबको समझने के लिए इन्होंने ये जो सेल सेंटेंसेस बनाए हैं उसको रीड किया है। ठीक है, द पैराडाइम शिफ्ट इज दैट दिस अप्रोच ब्रिजेस द गैप बिटवीन रॉ genomic data and human language and allows the LLMs to perform complex tasks on cells in natural language। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो रॉ जेनोमिक डेटा और ह्यूमन लैंग्वेज है उसके बीच का जो गैप है उसको ये ब्रिज करता है, और LLMs जो है दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ये अलाउ करता है कि वो सेल के ऊपर कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है नेचुरल लैंग्वेज में। अब C2S स्केल जनरेटेड एक न्यू हाइपोथेसिस, इसने न्यू हाइपोथेसिस जनरेट की है कैंसर सेल के बिहेवियर को लेकर, ठीक है, जिसको बाद में लिविंग सेल्स के ऊपर कंफर्म किया गया है। तो वो हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में जब पूछा गया रिसर्चर से, तो इनका ये कहना है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली अनहेल्दी और डिजीज सेल्स को ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम यही होता है ना कि जो बॉडी के एडवर्स सेल्स हैं उनको मारना, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं दे आर ऑफन गुड एट हाइडिंग, वो बहुत उनमें इस तरीके की कैपेबिलिटी होती है कि वो छुप जाते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम उसको देख नहीं पाता। ठीक है, तो हमने अपने मॉडल से ये कहा है कि ऐसी ड्रग्स फाइंड आउट करो दैट कुड मेक कैंसर सेल्स मोर विजिबल टू द इम्यून सिस्टम बाय एक्टिंग एज अ कंडीशनल एम्पलीफायर। ठीक है, कि ऐसी दवाइयाँ ढूंढो, ऐसे ड्रग्स ढूंढो जिससे क्या हो कि जो कैंसर सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा विजिबल हो, है ना, दैट इज एम्पलीफायर के रूप में काम करके। एम्पलीफायर मतलब किसी भी चीज़ को जो एम्पलीफाई कर देता है। इंक्रीजिंग द एंटीजन प्रेजेंटेशन इन कैंसर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स में जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा के व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल्स ऑफ इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक की इम्यून सिग्नलिंग प्रोटीन अगर जब वो ज़्यादा नहीं है, तो एक एम्पलीफायर के रूप में काम करो, एंटीजन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाओ, ऐसी दवाइयाँ ढूंढो जिससे जो कैंसर सेल है वो इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा क्या हो, विजिबल हो, और तब इम्यून सिस्टम जो है वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मॉडल ने एक ड्रग प्रेडिक्ट की है जिसका नाम है सिल्मीटासेरेटिव। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली जो है वो एंटीजन रिप्रेजेंटेशन इन द इम्यून कंटेक्स पॉजिटिव सेटिंग इसको बढ़ाएगा, और दिस प्रेडिक्शन सर्व्स एज अ प्रॉमिसिंग हाइपोथेसिस दैट नाउ रिक्वायर्स रिगरस वैलिडेशन थ्रू रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो ये हाइपोथेसिस इन्होंने दी है उसकी अब काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन होगी, है ना, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग लेट साइंटिस्ट पीक इनसाइड इंडिविजुअल सेल्स। अब जो सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग की गई है उसके थ्रू जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर देख सकते हैं, लेकिन डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव डेटा है। तो कैसे ये जो C2S स्केल है दैट मेक सेंस ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द सेल। ठीक है, तो कैसे ये जो C2S स्केल है ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक सेंस बनाता है और कैसे ये चीज़ को समझता है कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कहना है कि द की इज़ इन इट्स ट्रेनिंग, कि जिस तरीके से इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि पहले जब हमने इस मॉडल से ये कॉम्प्लेक्स टास्क इसको दिया ड्रग स्क्रीनिंग का, उससे पहले C2S स्केल को रिगरियस प्री ट्रेनिंग फेज से गुजारा गया है। ठीक है, मैसिव डेटा सेट्स ओवर 50 मिलियन सेल्स के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, और ये डेटा मिलियन सेल्स इनको पब्लिक रिपोजिटरीज लाइक द ह्यूमन सेल एटलस वहाँ से मिले। ठीक है, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एंड माउस टिश्यूज डिजीज एंड कंडीशंस। तो उतने सारे सेल्स के ऊपर इसकी ट्रेनिंग कराई गई है, और उसके बाद जो है वो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक अ ड्रग स्क्रीनिंग वो ये करवाया है। ठीक है, ये मॉडल, और इस प्री ट्रेनिंग के दौरान इसको कई सारे फंडामेंटल टास्क जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल टास्क इसको कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि सेल टाइप्स को प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन इट्स सेल सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग इट्स टिश्यू ऑफ ओरिजिन, और इवन जनरेटिंग अ रियलिस्टिक सेल फ्रॉम स्क्रैच। ये सारे टास्क इसको दिए गए हैं, और जब इसने इस तरीके के फंडामेंटल या फाउंडेशनल टास्क पे मास्टरी कर ली तो मॉडल ने ये चीज़ सीख ली कि फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो जीन एक्सप्रेशन के फंडामेंटल पैटर्न्स को समझ गया, और दिस बायोलॉजिकल इंट्यूशन इज व्हाट अलाउज इट टू मेक सेंस ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग इन लेटर स्टेजेस। तो उसके बाद वो जब वो बायोलॉजिकली मतलब जो फंडामेंटल प्रोसेस थी या फंडामेंटल पैटर्न्स थे उनको जब वो समझा,
तो उसके बाद फिर वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन या सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग वगैरह बाद के स्टेजेस में ये मॉडल कर पा रहा है। अब दिस मॉडल हैज़ 27 बिलियन पैरामीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो वाई डज द स्केल ऑफ द एआई मैटर व्हेन इट कम्स टू डिस्कवरिंग न्यू बायोलॉजी। ठीक है, तो इस बारे में जो है वो रिसर्चर का ये कहना है कि स्केल इज़ क्रिटिकल बिकॉज बायोलॉजी इज़ अनइमेजिनेबली कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जो लार्ज मॉडल है इस तरीके का, दैट इज C2S स्केल, जिसमें 27 बिलियन पैरामीटर्स हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये लर्न कर सकता है और रिमेंबर कर सकता है काउंटलेस सटल रिलेशनशिप्स बिटवीन जीन सेल्स और टिश्यूज़। इनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं विच आर वेरी सटल, सटल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, माइन्यूट रिलेशनशिप्स होते हैं, ये उनको सीख सकता है, उनको रिमेंबर कर सकता है। ठीक है, एआई का एक वेल नोन फिनोमेना होता है जिसको कहा जाता है स्केलिंग लॉज, जहाँ पर लार्जर मॉडल्स डोंट जस्ट गेट इंक्रीमेंटली बेटर, दे ऑफन डेवलप एन एंटायरली न्यू इमर्जेंट कैपेबिलिटीज दैट स्मॉलर मॉडल्स लैक। ठीक है, कि छोटे मॉडल्स जो हैं वो उनसे बड़े मॉडल्स बेहतर भी होते हैं और साथ ही साथ वो कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप कर लेते हैं जो स्मॉलर मॉडल्स में नहीं होती हैं। ठीक है, इसको एआई का एक फिनोमेना कहा जाता है, दैट इज स्केलिंग लॉज। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि स्केलिंग लॉज इन टर्म्स ऑफ एआई रेफर्स टू व्हाट। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े मॉडल्स हैं वो छोटे मॉडल से बेटर भी होते हैं और साथ ही साथ वो कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी जनरेट कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं जो स्मॉलर मॉडल्स में नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर अ प्रॉब्लम एज वास्ट एज अंडरस्टैंडिंग लाइफ एट द सेल्यूलर लेवल, कि सेल्यूलर लेवल पर लाइफ को समझने जितनी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके लिए इतना मैसिव स्केल ज़रूरी है फॉर द मॉडल टू हैव इनफ कैपेसिटी टू अनकवर जेन्युइनली न्यू बायोलॉजिकल इंसाइट्स। ठीक है, ताकि कोई नई बायोलॉजिकल जानकारी अगर मिलती है तो उसको समझने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी मॉडल में, तो वो इतने बड़े स्केल पर ही हो सकती है। मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है ड्रग, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया, दैट इज सिल्मीटासेरेटिव, ये जो है वो कुछ कैंसर सेल्स को मोर विजिबल बना सकती है टू द इम्यून सिस्टम, लेकिन अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। अब इसके बाद अगला सवाल रिसर्चर से ये पूछा गया कि हाउ डिड यू टेस्ट दिस इन एक्चुअल सेल, कि इसको एक्चुअल सेल्स में कैसे टेस्ट किया गया और आप ये कैसे कंफर्म करते हैं कि एआई इसका जो प्रेडिक्शन है वो लैब में अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, एआई की प्रेडिक्शन को वैलिडेट करने के लिए इसका लैब में भी एक्सपेरिमेंट किए गए। ह्यूमन न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर सेल लाइन्स, ठीक है, दैट द मॉडल हैड नेवर सीन बिफोर, इस तरीके के सेल्स को यहाँ पर लिया गया और एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया विद 2 सिनारियोज। सेल ट्रीटेड विद सिल्मीटासेरेटिव अलोन, ये जो ड्रग है उससे सेल्स को ट्रीट किया गया, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको लो डोज ऑफ इम्यून सिग्नल दैट इज इंटरफेरॉन दिया गया अलॉन्ग विद सिल्मीटासेरेटिव। ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो एआई के, मतलब ये तो उन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट किया, तो जो एआई का प्रेडिक्शन था उसको ये रिजल्ट्स कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो ड्रग का अपने आप में कोई असर नहीं होता सेल के विजिबिलिटी मार्कर्स पर, मतलब सेल की जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर ड्रग का कोई ऐसा असर नहीं होता, लेकिन जब इसको लो लेवल्स ऑफ इंटरफेरॉन सिग्नलिंग के साथ कंबाइन किया जाता है तो सिग्निफिकेंट और मार्क्ड इंक्रीज देखने को मिलता है इन द मॉलिक्यूल्स दैट मेक कैंसर सेल्स विजिबल टू द इम्यून सिस्टम, और इसकी वजह से ही जो विजिबिलिटी है ऑफ द कैंसर सेल्स टू द इम्यून सिस्टम वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ द सिनर्जी द मॉडल हैड प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके की सिनर्जी जो है वो मॉडल ने प्रेडिक्टेड की है। तो मूविंग एन एआई जनरेटेड हाइपोथेसिस फ्रॉम द कंप्यूटर टू रियल बायोलॉजिकल आउटकम। ठीक है, कि एक एआई जनरेटेड हाइपोथेसिस जो है वो रियल बायोलॉजिकल आउटकम की तरफ बढ़ रहा है, ये उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस वैलिडेशन के कुछ लिमिटेशंस भी बताए गए हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो इन विट्रो कंडक्ट किया गया। इन विट्रो मतलब जो आउटसाइड दी बॉडी होता है, जैसे ग्लास ट्यूब वगैरह में, वहाँ पर जो है इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं किया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया, इसको स्पेसिफिक न्यूरो एंडोक्राइनिक कैंसर सेल लाइन में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, हालांकि ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन फर्दर रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल जो है वो करने पड़ेंगे इस बात को समझने के लिए कि ये जो इफेक्ट है वो एक सेफ और इफेक्टिव थेरेपी जो है वो पेशेंट्स के लिए बनती है या नहीं बनती है। इसके लिए और ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगला सवाल ये पूछा गया कि इफ़ C2S स्केल कैन फाइंड वेज टू मेक कैंसर सेल्स मोर विजिबल टू द इम्यून सिस्टम, व्हाट डज दैट मीन फॉर डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट्स और स्पीडिंग अप ड्रग रिकवरी। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी। तो क्योंकि C2S स्केल जो है वो ऐसे कैंसर सेल्स को मार्क कर सकता है ना, कि वो इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा विजिबल हो, तो इससे नए ट्रीटमेंट्स जो है डेवलप करने के, जो कैंसर के लिए नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने की बात है, या जो ड्रग डिस्कवरी है वो कैसे स्पीड अप होगी।
तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी है, मतलब जो ड्रग को डिस्कवर किया जाता है, किसी दवाई को खोजा जाता है, ट्रेडिशनल तरीका उसका ये है कि उसमें जो फिजिकल स्क्रीनिंग की जाती है ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड इन द लैब। ठीक है, अब इतने सारे जब आपको कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग करनी है तो वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो मिस भी हो जाती हैं। C2S स्केल अलाउज टू परफॉर्म दीज मैसिव स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंटली इन सिलिको। ठीक है, इनसाइड द कंप्यूटर ये सारी की सारी जो मैसिव स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं ये वहाँ पर हो जाती हैं और ऐसी स्केल और स्पीड में होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ ये दिखाती है कि एआई जो है वो साइंस के लिए एक पावरफुल एक्सेलरेटर हो सकता है, मतलब उस चीज़ को वो स्पीड अप कर सकता है। ठीक है, अब लेकिन ये चीज़ जो है वो साइंटिस्ट को रिप्लेस नहीं करती है बल्कि उनको एम्पावर करती है ना। साइंटिस्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते इस चीज़ से, बट उनको एक और ज़्यादा एम्पावरिंग टूल इसके थ्रू मिल जाता है। इट अलाउज अस टू रैपिडली आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड ऑफन नॉन ऑब्वियस ड्रग कैंडिडेट्स। ठीक है, कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग हो सकती हैं इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए, या कौन ऐसी नॉन ऑब्वियस ड्रग्स हैं, तो उनको आप अलग अलग कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, सर्च स्पेस को नैरो करने के बाद एआई कैन हेल्प रिसर्चर्स फोकस देयर लैब एक्सपेरिमेंट्स वेयर दे आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय एआई ने पहले आपको कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स दे दिए ड्रग्स के कि यहाँ ये ड्रग जो है वो काम कर सकती है। तो अब रिसर्चर्स क्या करेंगे, सिर्फ अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उन्हीं ड्रग्स को लेकर करेंगे जिसमें चांसेस उनकी सक्सेस होने की, सक्सीड करने की ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो टाइमलाइन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल आइडिया टू द पोटेंशियल न्यू थेरेपी, है ना। तो वो जो टाइम लगेगा कि एक ड्रग डिस्कवरी में, है ना, कि उसके बारे में सोचा गया कि हाँ ये दवाई हो सकती है, तो वाकई में हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इन बिटवीन, तो उसमें टाइम कम लगेगा, है ना, क्योंकि आपको थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स या थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि एआई ने जो इनिशियल प्रेडिक्शन दिया है उससे पहले ही आप कुछ ड्रग्स को रूल आउट कर चुके हैं। ठीक है, या कुछ ड्रग्स या कंपाउंड्स के बारे में आपको पता लग गया है कि हाँ ये जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उससे टाइम थोड़ा सा बचता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है कि एआई कैन कनेक्ट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू कम अप विद न्यू आइडियाज। इन दिस केस C2S स्केल डिडंट जस्ट लुक एट सेल डेटा, इट ऑल्सो रेड अदर बायोलॉजिकल नोट्स। हाउ डज इट कंबाइन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन टू जनरेट समथिंग न्यू। तो इसमें यह कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान C2S स्केल वॉजंट जस्ट फेड रॉ सेल सेंटेंसेस। ठीक है, सिर्फ रॉ सेल सेंटेंसेस इसको नहीं दिए गए, इट सॉ देम alongside the human generated context they came from। ठीक है, थिंग्स लाइक साइंटिफिक नोटेशंस, टिश्यूज एंड डिजीज लेबल्स एंड इवन समरीज फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स वेयर द डेटा वाज पब्लिश्ड। तो सिर्फ और सिर्फ सेल सेंटेंसेस इसको नहीं दिए गए, बल्कि इसको कि कहाँ से ये सेल सेंटेंसेस आए हैं, ठीक है, ह्यूमन जनरेटेड कंटेक्स्ट भी दिए गए हैं, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशंस, टिश्यूज, डिजीज के लेबल्स, और साथ ही साथ जहाँ पर इनका जिक्र था, जहाँ पर डेटा पब्लिश किया गया था, उस तरीके के रिसर्च पेपर्स का डेटा भी इसमें ट्रेनिंग के दौरान फीड किया गया। ठीक है, तो रिच मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल डेटा और नेचुरल लैंग्वेज सिमुलेशंस साइमल्टेनियसली इसको दिए गए। तो मॉडल लर्न्स टू कनेक्ट द डॉट्स। तो इस मॉडल ने जो है फिर उन डॉट्स को कनेक्ट किया, मतलब इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, इसने ये सर्टन पैटर्न्स ऑफ जीन को अंडरस्टैंड किया। इज नॉट जस्ट अ लिस्ट बट करस्पॉन्ड्स टू अ टी सेल इन द किडनी फ्रॉम अ पेशेंट विद दिस डिजीज। ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन दिस साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट। तो कहीं पर अगर ऐसा कुछ दिया हो तो उस चीज़ को इन्होंने जो है वो करस्पॉन्ड किया है, सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनाई है। ठीक है, अब ये जो एबिलिटी है टू ब्रिज द वर्ल्ड ऑफ सेल्यूलर डेटा विद द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज व्हाट अलाउज इट टू जनरेट नोवल हाइपोथेसिस। तो जो ये नई हाइपोथेसिस को ये जनरेट कर पाया है वो सिर्फ सेल्यूलर डेटा से ही नहीं आई है। ठीक है, सेल्यूलर डेटा और जो ह्यूमन नॉलेज है उसको कंबाइन करके, उसको ब्रिज करके ही ये नई हाइपोथेसिस इस तरीके की दे पाया है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का ये आर्टिकल बनेगा जीएस पेपर 3 के लिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा C2S स्केल क्या है, या जो स्केलिंग लॉस की बात की गई है ना, एआई इन साइंस। वैसे भी एआई आजकल बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, और जितने भी टॉपिक्स या जितने भी आर्टिकल्स आपको एआई रिलेटेड मिलते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में, उनको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एआई के बेस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आएगा, ये भी ध्यान रखना अगले साल के, और मेंस में भी आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। और साइंस वगैरह में अगर एआई आ रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए, 100% क्वेश्चन आएगा एआई के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के आर्टिकल्स यही थे, इतने ही थे। अगर आपको समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, है ना, और कुछ भी अगर कमी लगती है तो वो भी ज़रूर बताएं। ठीक, चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप में से जो भी लोग
2026 का प्रीलिम्स पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए हम एक इस तरीके की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जीएस और करंट अफेयर्स की, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 599 रुपीज़ में फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो हमारे ऐप या वेबसाइट में ये लिस्टेड है, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 नवंबर से हमारा CSET का लाइव क्लासेस का बैच शुरू हो रहा है एट ओनली 1299 रुपीज़ फॉर 50 स्टूडेंट्स। इस बैच की स्ट्रेंथ रहेगी, तो इसमें भी आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच का ट्रायल आप सिर्फ 49 रुपीज़ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस QR कोड या UPI ID के थ्रू 49 रुपीज़ आप पे करें, आपको लगभग शुरुआती 12 क्लासेस के आसपास मिलेंगी, जिसमें से 8 से 9 बेसिक्स की क्लास होंगी, और उसके बाद एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक क्वांट का हम लोग कवर करेंगे ओनली एट 49 रुपीज़। अगर उन ट्रायल क्लासेस से आप सेटिस्फाइड होते हैं क्वालिटी से और सब कुछ, तो आप 1299 रुपीज़ में जो है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट पे करके 1250 आप इस पूरे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो QR कोड और UPI ID दिया है, इस पर 49 रुपीज़ सेंड करें। टेलीग्राम में जो ओकुल एडमिन की ID है, या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर पेमेंट प्रूफ के साथ मैसेज कर सकते हैं। आपको एक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में उसके बाद ऐड किया जाएगा, जहाँ पर क्लासेस के लाइव क्लासेस के लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा गूगल मीट जो होता है उस पर हम लोग क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें फॉर हाईलाइटेड आर्टिकल्स, और बाकी और भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।